नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र का सियासी समीकरण लगातार बदल रहा है और इसकी वजह है पार्टियों का दो खेमों में बंटना। इसकी शुरुआत हुई पिछले साल जब शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों के साथ बगावत कर दी और कह दिया कि उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के मूल सिद्धांतों को भूल गए हैं, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा और वही असली शिवसेना है। इसके बाद पार्टी के विधायकों की अयोग्यता का सवाल उठा और पार्टी सिंबल की लड़ाई न्यायपालिका में चली और सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे के विधायकों की अयोग्यता का फैसला महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के हाथों में छोड़ दिया। उन्हें विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करना है। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि इसी बीच अजीत पवार भी एनसीपी के कई विधायकों के साथ शिंदे और बीजेपी सरकार में शामिल हो गए और 8 विधायकों को मंत्री पद भी मिल गया। ये सब कुछ भले ही अचानक होता हुआ दिखा, लेकिन इसकी कहानी बहुत पहले से ही लिखी जा रही थी और इस तरह से महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति के तहत दो प्रमुख पार्टियां टूट गईं। इसके बाद राजनीतिक पंडित ये कहने लगे कि महाराष्ट्र में अभी ये अंत नहीं है, आगे भी कई दूसरी पार्टियों में इस तरह की फूट हो सकती है और अब अगला निशाना कांग्रेस पार्टी है। वहीं बीजेपी सूत्रों ने दावा किया कि कांग्रेस के कई नेता उनके संपर्क में हैं। उनकी तरफ से कथित डील रखी गई है जिसे लेकर बातचीत जारी है और जल्द ही कांग्रेस के कई नेता भी महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो सकते हैं। और महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी एएनआई से बात करते हुए इसका दावा कर दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई दूसरे पार्टियों के लोग भी खुश नहीं हैं। हमारे साथ अनुभवी मंत्री भी जोड़े गए तो निश्चित रूप से उनके अनुभव का फायदा मंत्रिमंडल के हर प्रस्ताव के चर्चा में संवाद में होगा। हमारा हर प्रस्ताव जनसेवा के लिए बहुत ही योग्य बनेगा और मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र की प्रगति में जो हमारा राज्य गीत है, दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, तो हमारे देश की प्रगति में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपने 9 मंत्रियों की बात की, जो अनुभवी 9 मंत्री हैं, उनको डिस्क्वालिफिकेशन का लेटर मतलब उनके बारे में दिया गया है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे शरद पवार? नहीं, इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? एक लेटर ही दे सकते हैं। उनके हाथ में बचा क्या है? अब उनके हाथ में बचाई कुछ नहीं। अगर उनके साथ, मैं एक बात पूछता हूं, उनके साथ विधायक होते तो आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते, भैया आप एएनआई का लेकर उनके साथ बोलते ये विधायक है क्या? उनके साथ है दम तो विधायक बता सकते थे। विधायक है ही नहीं, पार्टी चले गई, आधे इधर आधे उधर, पीछे कुछ नहीं रहा है भैया। हमेशा आपकी गुगली नहीं चलती। पहले शिवसेना, अब एनसीपी, फिर कांग्रेस में से भी कुछ लोग आ सकते हैं क्या? देखो, देश में कांग्रेस में ही नहीं, देश में कई राजनीतिक पार्टियों के लोग उनके नेताओं से परेशान हैं क्योंकि उनके नेता पूरे स्वार्थ से लबालब भरे हुए हैं। उनको ना देश की प्रगति चाहिए, देश विश्व गौरव होने में वड़ंगा डालते हैं। उनको सिर्फ एक ही बुखार है, मोदी जी नहीं चाहिए। जो चाइना चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है, जो आतंकवादी चाहते हैं कि मोदी जी नहीं चाहिए, हारना चाहिए, उनका विजय नहीं होना, ये भी चाहते हैं। इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है और इस तरह से शिवसेना और एनसीपी के बाद अब कांग्रेस के सामने भी अपनी कुंबे को बचाने की बड़ी चुनौती है। इसलिए पार्टी सभी विधायकों पर नजर रख रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अब विपक्ष का नेता कौन होगा, ये भी फिलहाल सवाल बना हुआ है और इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति की बात करें तो एनसीपी के 53 विधायकों में अजीत पवार के साथ 37 विधायक होने की स्थिति में ही दल बदल कानून से बचा जा सकता है। अगर इससे कम विधायक हुए तो उनका निलंबन हो सकता है। एनसीपी में टूट का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। शरद पवार की ओर से चुनाव आयोग में कैविएट दाखिल की गई है। शरद पवार ने चुनाव आयोग से कहा कि इस मामले में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। शिवसेना की तरह एनसीपी में टूट को लेकर भी चुनाव आयोग फैसला ले सकता है।
इसके पहले दोनों पक्षों की ओर से संख्या बल को लेकर दावे किए जा रहे हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और जो भी होगा वो लोकसभा चुनाव 2024 पर गहरा असर डालेगा।